हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली केवीएस ने अपनी वैकेंसी जारी कर दी है और मैं बात यहाँ करने वाला हूँ पीआरटी की। तो दोस्तों, पीआरटी में केवीएस ने 6414 वैकेंसी निकाली है और ये 6414 जो सीट है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पिछले 4 सालों से या पिछले बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, ये जो इस बार का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, यानी समझिए कि पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। तो बहुत सारे जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि इस सिलेबस को हिंदी में बताया जाए। इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए यानी केवीएस पीआरटी के लिए जो सिलेबस है उसको हिंदी में आपको बताने वाला हूँ और एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस भी करने वाला हूँ कि आखिर क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, अभी तक दोस्तों 150 नंबर का पेपर होता था केवीएस में, लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया। अब जो होगा आपका 180 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर 180 नंबर का आपको टोटल 3 घंटे के लिए होगा। 3 घंटे में होगा यानी कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों इस बार के पेपर में भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है। 180 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट मिलेगा और सभी एक क्वेश्चंस का 1 अंक रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इतना बात क्लियर हो गया। और दोस्तों, एक और न्यूज़ है, जो सीटेट 2022 अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ केवीएस, ठीक है। यानी कि अभी अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि 26/12/2022 तक आपका जो है सभी योग्यता पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सीटेट 2022 अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लिखित परीक्षा दोस्तों 180 अंकों की होगी और ये 180 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की क्वेश्चन होगी, यानी ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे और लिखित परीक्षा की अवधि 180 मिनट होगी, यानी कि आपको टोटल 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलेंगे। अब देखिए, चलिए हम इस सभी 180 क्वेश्चंस को अलग अलग सेक्शन वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा में प्रवीणता। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर का, जिसमें आपको सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर का पूछेगा और सामान्य हिंदी भी 10 नंबर का पूछेगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अलग अलग आपको पास होना है, बिल्कुल नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप सबको मिला के ही आपको पास होना है। इसलिए चलिए अब आगे बात करते हैं भाग 2 को लेकर के। भाग 2 में तो देखिए, भाग 2 में जो है दोस्तों, ये टोटल भाग 2 आपका 20 नंबर का होगा। 10 नंबर का आपका होगा सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का होगा। रीजनिंग आपका 5 नंबर का होगा और कंप्यूटर आपका 5 नंबर का होगा। 2018 में कंप्यूटर को जोड़ा गया था और उस समय कंप्यूटर को 10 नंबर किया गया था, लेकिन यहाँ पे 2022 में फिर घटा करके 5 नंबर कर दिया गया है, ठीक है। तो 40 नंबर हम देख लिए। 20 नंबर का आपका 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का कंप्यूटर साक्षरता, उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अब 60 नंबर का जो होगा दोस्तों आपका शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, यानी कि अधिक से अधिक यहाँ इस समय आपका 60 नंबर जो है इससे रहेगा, यानी कि आपका शिक्षार्थी को समझने में 15 नंबर, शिक्षार्थी को समझना जो टॉपिक है इससे आपका 15 नंबर रहेगा, टीचिंग लर्निंग को समझना जो टॉपिक है इससे आपका 15 नंबर रहेगा। और फिर जो दोस्तों है अनुकूल अनुकूल सीखने का माहौल का निर्माण, यानी सीखने के माहौल का आप निर्माण कैसे करेंगे, इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। स्कूल का संगठन जो है उसका आप नेतृत्व कैसे करेंगे, इससे 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। और शिक्षा में परिप्रेक्ष्य क्या है, इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, ये टोटल हो गया 60 नंबर, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 100 नंबर को देख लिया। और देखिए, ये विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम यानी सब कंसर्न सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर का पेपर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे इस बार पूरा तरह से कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी को हटा दिया गया है, सभी खत्म हो गए हैं। उसके बदले जो है ईवीएस कर दिया गया है, ठीक है। सभी जितने पॉइंट्स को हमने देखा है इसको आइए हम लोग एक बार सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। तो देखिए,
अभी हमने आपको बताया कि 20 अंक का आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें इंग्लिश में जनरल इंग्लिश में आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन रहेगा, वर्ड पावर, ग्रामर और यूजेस, यानी कि ग्रामर भी पूछेगा और उसका यूज कैसे करते हैं वो भी पूछेगा। ये वर्ड सिर्फ 4 है, लेकिन इसके अंदर आपका हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर के लिए आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पूरा अच्छी तरह से आना चाहिए, वोकैब भी आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का भी हम लोगों ने देख लिया कि 20 नंबर में रीजनिंग 5, कंप्यूटर से 5 और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से 5 रहेगा भाग 2 में। भाग 3 का 60 अंक का जो था पहला शिक्षा और नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में पहला नंबर जो है शिक्षार्थी को समझना, जहाँ से 15 नंबर का पूछेगा, 15 नंबर का सवाल पूछेगा। उसका जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा विकास, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, सिद्धांत और बहस, विकास, विकास कार्य की चुनौतियाँ। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप इस सभी सिलेबस को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि में विचलन, विकास और इसके निहितार्थ, यानी कि विकास का क्षेत्र कौन कौन सा होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह आप पढ़े ही होंगे, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है। फिर किशोरावस्था को पढ़ना है। फिर प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियाँ की भूमिका क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। तथा होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना, यानी कि इस बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे इसकी निरंतरता को सुनिश्चित करना, इस टॉपिक को भी पढ़ना है। यानी स्कूल मैनेजमेंट को आपको पूरे अच्छे तरह से इस बार पढ़ना है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग को समझना, इससे भी 15 नंबर का रहेगा। देखिए इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी रहेगी, बच्चों को पढ़ाने में शिक्षार्थी की भूमिका कैसी रहेगी, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति कैसी रहेगी, शिक्षण विधियों का विकल्प कौन सा आप उपयोग करेंगे कि बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, कक्षा का वातावरण कैसे रहना चाहिए। फिर सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद, इन सभी का संदर्भ क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया है इस बार। ठीक है, कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उसको मैं आपको हिंदी में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा तो। और देखिए इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए अब सी पे चलते हैं। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट है अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ना है। कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधि की योजना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। फिर पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की अवधारणा, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखना है। योग्यता आधारित शिक्षा, शिक्षण सामग्री और संसाधन, नेट टीएलएम के बारे में पढ़ना है। समझ गए। तो आईसीटी के बारे में पढ़ना, आईसीटी तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में रहेगा, आईसीटी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। प्लस सीसीई, सीसीई ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। फिर सी है सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, इसमें पढ़ना है विविधता अक्षमता, यानी कि डिसलेक्सिया वगैरह के बारे में। फिर उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे, फिर बच्चों का कौन कौन सा मानसिक स्वास्थ्य, कौन कौन सी मानसिक बीमारी होती है, उसका क्या इलाज है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। प्लस स्कूल और समुदाय को सीखने के संसाधन के रूप में कैसे विकसित करेंगे, इसको पढ़ेंगे। फिर जो है दोस्तों यहाँ पे स्टूल लिखा गया है, ठीक है, ये रॉन्ग है, यहाँ पढ़िएगा स्कूल। आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप को लेकर के पढ़ना है, यानी कि स्कूल का आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसमें लीडरशिप कैसे करेंगे, यानी कि बच्चों के बीच में जो है आप नेतृत्व कैसे करेंगे, बच्चों से नेतृत्व कैसे कराएंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना, आप एक एक करके सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे NEP 2020 नया जुट गया है, आपको NEP 2020 भी पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों बाल अधिकार का मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चों के अधिकार की सुरक्षा, प्रावधान और सुरक्षित स्कूल वातावरण, NCF 2005 भी पढ़ लीजिएगा। प्लस RT एक्ट 2009 ये भी पढ़ लीजिएगा। समझ गए। अब जो दोस्तों बात की गई है यहाँ पे 80 नंबर का जो सब्जेक्ट सिलेबस है दोस्तों, इसको हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, देख लीजिए। पहले जो था दोस्तों 85:50 का रेशियो था KVS में, लेकिन इस बार जो है 70:30 का रेशियो कर दिया गया है, यानी कि आपको 70% जो है आपके रिटेन का जुड़ेगा और 30% आपके इंटरव्यू का जुड़ेगा। और दोस्तों इस 30% में भी, यानी कि जो इंटरव्यू 30% है, इसको भी अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि 15% आपका डेमो शिक्षण होगा और 15% आपका इंटरव्यू होगा। यानी आप डेमो दीजिएगा कैसे पढ़ाएंगे, इसका आपका 15% और इंटरव्यू का भी 15% रहेगा, और ये दोनों मिला के 30% होगा। समझ गए। तो ये इस पर चेंज हुआ है। अब जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है, ये आप एक बार यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है
कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी बुक पे पूरी तरह से डिपेंड रहेगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों लास्ट में इसका जो पॉइंट लिखा है कि ये जो कक्षा 1 से 5 तक डिपेंड रहेगा, लेकिन इसका जो लेवल होगा ये सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12 तक के लेवल से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्लास 12 के लेवल पे अगर जाएगा तो ईवीएस के अंतर्गत मेरे को ख्याल से एसएसटी, साइंस, ये दोनों आ जाएगा। तो इसमें जो है ये एसएसटी और साइंस से भी रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अप टू 12th की बात की है, और अप टू 12th में ईवीएस का मतलब ये हो गया कि आपका साइंस और एसएसटी से भी क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रामर का जो कौन कौन सा है पॉइंट देख सकते हैं, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, प्लस हिंदी में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथमेटिक्स का भी आप देख सकते हैं, सेप स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न, ये सब है। और ईवीएस में यहाँ पे बहुत कम लिखा है फैमिली एंड ईवीएस में यहाँ पे बहुत कम लिखा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, काफ़ी कम लिखा है। लेकिन इस सिलेबस को आप कम नहीं यहाँ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 12 तक के लेवल की बात की गई है ऊपर में, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसलिए आप साइंस और एसएसटी को दरकिनार नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ लिए हैं तो बहुत फ़ायदा है आपके लिए, और उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट है कि मैंने एक पॉइंट जोड़ दिया है कि ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑफिशियल इंग्लिश सिलेबस की मदद से हिंदी छात्रों के लिए ट्रांसलेट की गई है, और इसके अनुवाद में पूरी सावधानी बरती गई है। लेकिन अगर फिर भी कहीं त्रुटि होगी हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इंग्लिश में सिलेबस दिया गया उसे ही पूर्ण सत्य मानिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हिंदी में सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जिसको भी हिंदी में सिलेबस चाहिएगा अपने दोस्तों को उसको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।